नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। आज जिस टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं वह टॉपिक है स्त्री विमर्श की अवधारणा, और वो भी पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण के हिसाब से। अर्थात जो स्त्री विमर्श है उसकी जो पश्चिमी देशों में किस तरह की विचारधारा रही है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, जो स्त्री विमर्श के पूर्वगामी जो आंदोलन है, जो संघर्ष है, वो किस तरीके से दिखाई पड़ते हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं को हम एक एक करके यहाँ समझेंगे और यह जानेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में जो स्त्री विमर्श है वो किस तरीके से नजर आ रही है, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ती हुई जो स्त्री विमर्श की रूपरेखा है वह वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में किन किन स्थितियों को, किन किन पड़ाव को, किन किन चरणों को पार करते हुए नजर आती है और किस तरीके का स्वरूप उसके बीच घटता हुआ नजर आता है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को हम एक एक करके जानेंगे और समझेंगे भी। चूंकि हम जानते हैं कि जो चाहे वो एशिया के देश हों या जो पश्चिमी यूरोपीय के देश हों, दोनों जगह जो स्त्री है उसकी स्थिति लगभग एक समान ही दिखाई पड़ती है। कुछ मामलों में अंतर जरूर है, लेकिन स्त्री की जो रूपरेखा है, जो स्त्री की जो स्थिति है, जो स्त्री की जो कहीं ना कहीं समाज के बीच जो अवधारणा है, जो समाज के बीच उसकी अपनी एक मानकता है, वो लगभग एक जैसी ही है। चाहे वो शोषित होने के मामले में हो, चाहे वो स्वतंत्र जीवन जीने के मामले में हो, चाहे वो उसके साथ छलाव हो, चाहे वो शोषण हो, सभी जगह पर एक ही जैसी स्थिति देखने को मिलती है। इसीलिए हमें बहुत सारी चीजें लगभग पूर्वी देशों की अपेक्षा पश्चिमी देशों में भी उसी तरीके की देखने को मिलती है। कुछ डिफरेंट जरूर दिखाई पड़ते हैं जिनको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे भी। क्योंकि पश्चिम में स्त्री की जो स्थिति है पुरुषों की मुकाबले पिछड़ी हुई थी। ये प्राचीन जो स्थिति है, जो पुराने वहाँ के पूर्व जो अवधारणा है उसके पर्पज से अगर देखें तो स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा बौद्धिक व शारीरिक रूप से हीन माना जाता था। कानून तथा धर्मशास्त्र में स्त्रियों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे, और न तो उसे किसी भी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार था, और न ही कोई व्यवसाय करने अथवा अपने बच्चे को पालने या स्वयं के ऊपर जो एक स्वतंत्र जीवन जीने की जो अपेक्षा होती है उस पर भी स्त्री का पूर्ण अधिकार नहीं था। यह अत्यंत भयावह स्थिति है और इस पे विचार करने की पहल होती है, चिंतन करना जरूरी बनता है कि इस तरह की स्थिति में कोई स्त्री किस तरह से अपने जीवन निर्वहन करती होगी। मात्र एक कठपुतली की तरह से या किसी वस्तु की तरह से वो केवल समाज में प्रयोग की जाती रही, या उसके होने का केवल बोध होता था। बाकी शारीरिक या मानसिक तौर पर वह किसी का गुलाम होना या किसी के इशारों पर कार्य करना ही ज्यादातर उसकी स्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है। पुरुष के समकक्ष स्त्रियों की राजनीति, सामाजिक और शैक्षिक समानता का आंदोलन, जिसे कुछ वर्ष तक नारीवाद कहा जाता था, वह आंदोलन मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसकी जड़ें 18वीं शताब्दी के मानवतावाद और औद्योगिक क्रांति में निहित थी। जो प्राचीन स्थिति में जो स्त्रियां थी और जो उनकी दशा थी, इस दशा की जो स्थिति है, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, सभी जगह पर एक समान ही दिखाई पड़ती है। लेकिन इन स्थितियों में फर्क और जागरूकता की जो एक पहलू देखने को मिलती है वह 18वीं शताब्दी में दिखाई पड़ती है, जब मानवतावाद और जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है उसमें जब अपने निजत्व की बोध या अपने अधिकारों की मांग को लेकर जब आवाज उठाई जाती है, तो उस समय स्त्रियों का एक जत्था, एक दल भी इस ओर कार्य करता है और वह उम्मीद करता है कि हमें भी कहीं ना कहीं उन सभी अधिकारों को दिया जाए, वैसे ही अधिकार प्राप्त हो जैसे पुरुषों को प्राप्त है, जैसे पुरुषों को दिया जाता है। तो इस तरह से 18वीं शताब्दी में जो इसकी शुरुआत देखने को मिलती है, और वो भी औद्योगिक क्रांति के समय, जब महिलाएं भी पुरुषों के साथ सहभागी होकर
क्रांति में अपनी भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़ती हैं, तब उन्हें आभास होता है कि हम कितने गुलाम हैं, कितनी एक तरह से जकड़े हुए हैं जंजीरों से। हमें इस जंजीरों से बाहर निकलना चाहिए और स्वतंत्र जीवन जीने की पहल करनी चाहिए। स्त्री की अस्तित्व मात्र पुरुषों के लिए माना जाता रहा है। उसे पुरुष की भोग्या अथवा वस्तु के रूप में अधिक तरजीह दिया जाता रहा है। यही कारण है कि स्त्री पश्चिम में अपनी स्वयं की पहचान के साथ साथ संपत्ति के अधिकार सहित सामाजिक राजनीतिक अधिकारों से वंचित होती रही है। क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं कि जो स्त्री है वो भोग्य या वस्तु के रूप में ज्यादा देखी जाती रही है, क्योंकि उसे मानसिक गुलाम के रूप में बचपन से ही उसके अंदर वो सारी चीजें निहित कर दी जाती थी, जिससे वह अपने आप में चिंतन कर पाना या तर्कपूर्ण बुद्धि को डेवलप कर पाना संभव नहीं कर पाती। यही कारण है कि उसे एक कठपुतली के रूप में या वस्तु के रूप में सदैव समाज इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन जब उनके अंदर जागरूकता आती है, जब उनके अंदर ये सारी तार्किक बुद्धि डेवलप होती है, तब वो समझ पाती हैं कि उनके साथ किस तरह से अमानवीय शोषण या अमानवीय तरीके से छलाव किया जाता रहा है इस समाज द्वारा। यह स्थिति केवल उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ही स्तर पे नहीं, बल्कि एक तरह से पारिवारिक स्तर हो, चाहे उनका एक अपना जो जीवन है परिवार में, चाहे वो बच्चों के प्रति हो, चाहे परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति हो, उन सभी जगहों पर वो केवल और केवल इस्तेमाल की वस्तु के रूप में ही देखी जाती रही है। उनकी इस सामाजिक पारिवारिक अधीनस्थता स्थिति को धर्म, कानून और सामाजिक विधानों की स्वीकृति प्राप्त थी, और स्त्री की यही स्थिति सामंतवादी युग से होती हुई जारी रही। क्योंकि स्त्रियों की यह स्थिति जो उसे गुलाम बनाने के, जो उसे शोषित करने की निरंतर कोशिश करता रहा, यह स्थिति आगे भी जारी रही। जब सामंतवादी युग देश में डेवलप था, जब सामंतों का प्रचलन जिस तरह से भारत में जमींदारों की एक पद्धति देखने को मिलती है, उसी तरह पश्चिमी देशों में सामंतवादी विचारधारा को डेवलप पाया जाता है। तो उस समय जिस तरीके से ये स्थिति बनी, वहां पे स्त्रियों की स्थिति उसी तरह से बनती रही। खासकर स्त्रियों को जकड़ने या स्त्रियों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने में कहीं ना कहीं जो धर्म है, कानून है या सामाजिक जो विधान है, जिसमें कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता कह सकते हैं, परंपरा कह सकते हैं, या जो समाज द्वारा डेवलप की गई मानवतावादी और इस तरह की तमाम तरह की जो एक पद्धति है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं महिलाओं को शोषित करने की पहल निरंतर की जाती रही है। औद्योगिक क्रांति के दौरान जब सामंती शिकंजे ढीले होते हुए दिखाई पड़ते हैं, तब स्त्रियों को घर की कैद से मुक्त होकर बाहर आने का मौका मिलता है। सामाजिक उत्पादन में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ती चली गई, जिसने पहली बार स्त्रियों के भीतर सामाजिक अधिकारों की चेतना को जन्म दिया। तब जनतांत्रिक अधिकारों से वंचित स्त्रियों में अपनी स्थिति के विरुद्ध संघर्ष करने की एक अलग से संगठित होने की चेतना पैदा होती है। पहली बार औद्योगिक क्रांति जब होती है, और औद्योगिक क्रांति के दौरान जब स्त्रियों को यह एहसास होता है कि जो उनके अधिकार हैं, उन अधिकारों को तो वो कभी पाई ही नहीं। जब उनसे न केवल उनके अधिकारों को छीना जाता रहा, बल्कि उनके निजत्व भाव को भी उनसे दूर रखा जाता। उनकी अपनी खुद की कोई पहचान ही नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें पुत्र को पैदा करने का केवल अधिकार है, न ही उस पुत्र पर कोई अधिकार है, न उसके संपत्ति पर कोई अधिकार है। तो इस तरह के अधिकारों से उसे वंचित करना, साथ ही कानूनी आधार पर भी उसे मानव की का दर्जा न दिया जाना, ये सारी चीजें उसको समझ में आती है। और यह समझ में आना की पहल जो है औद्योगिक क्रांति के बाद एक संगठित होकर लड़ने की पहल में डेवलप करता है। और यही कारण है कि स्त्रियां एक साथ मिलजुल कर लड़ाई करती हैं, युद्ध करती हैं, संघर्ष करती हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि इस समय तक जो सामंतवाद है उसके भी शिकंजे ढीले हो रहे थे, अब धीरे धीरे सामंतवाद की जो विचारधारा है वो टूटती हुई नजर आ रही थी। यही कारण है कि यह जो समय है स्त्रियों को अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं एक स्वरूप प्रदान करता है, आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। और इसीलिए स्त्रियां आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि स्त्रियां अपनी अस्मिता या स्वतंत्रता के पहचान के सवाल को लेकर जब
एक जगह संगठित होती हैं, तो इस संगठित होने से कहीं न कहीं यूरोप या अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कहीं न कहीं आंदोलन का एक विकसित रूप जनतांत्रिक रूप में दिखाई पड़ता है। क्योंकि उनके जो अंदर ये भावना डेवलप होती है कि हम सबके साथ इसी एक ही तरह से छला हो रहा है, एक ही तरह से शोषण हो रहा है, तो हमें एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए और अपने अधिकारों को प्राप्त करने हेतु निरंतर संघर्ष करना चाहिए। इसी पहल में वो आपस में मिलजुल कर कहीं न कहीं लड़ती हुई, आपस में मिलजुल कर संघर्ष करती हुई नजर आती हैं। स्त्री मुक्ति की का जो संबंध है वो पुनर्जागरण काल के मानवतावाद और प्रबोधन काल तक बुजुर्गवा जनवादी क्रांतियां से दिखाई पड़ता है। साथ ही मताधिकार और काम करने की अनुकूल और समान परिस्थिति इसकी प्रारंभिक मांगे थी, बाद में इसका दायरा विस्तृत होता गया। यानी बुजुर्गवा जनवादी क्रांति है, जिसमें बुद्धिजीवियों लोगों की अपनी क्रांति दिखाई पड़ती है, उसमें जो मत देने का अधिकार जो कि महिलाओं को सदैव उससे वंचित रखा जाता रहा है, और साथ ही संपत्ति अपने पास इकट्ठा करने के जो अधिकार हैं, इन सभी अधिकारों को प्राप्त करने हेतु वो एक साथ मिलजुल कर कहीं ना कहीं भाग लेती हैं और अनुकूल परिस्थितियां पाते हैं। वो संघर्ष के दौर में अपने को निरंतर प्रेरित करती हैं। स्त्रियों को एक साथ दो मंचों पर लड़ना पड़ता है। एक तो पुरुष सत्ता के खिलाफ, जिसने लिंग के आधार पर स्त्रियों को दोयम दर्जे का स्थान प्रदान किया, और दूसरा पूंजीवादी संस्कृति के खिलाफ, जो स्त्रियों को निकृष्ट कोटि का तो मानता ही है, साथ ही निर्जीव वस्तु के रूप में उसे तब्दील कर उसे शोषित भी करता रहा है। यानी दो तरीके से स्त्रियों को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक तो लिंग भेद के आधार पर, जहां पर स्त्री पुरुष के बीच जो अंतर को बताने की कोशिश की जाती है और उस अंतर को ध्यान में रखते हुए उसे सदैव छलने की कोशिश की जाती रही है। दूसरी चीज है कि उसकी जो पूंजीवादी जो संस्कृति है, जहां पर उसे आर्थिक रूप से कमजोर करके उसे निम्न कोटि का स्थापित करते हुए उसे निर्जीव वस्तु के रूप में केवल देखा जाता है, भोग्य के रूप में देखा जाता रहा है, काम वस्तु के रूप में देखा जाता रहा है। तो इस तरह की लड़ाई लड़ते हुए महिलाएं जो है, स्त्रियां जो है, वो निरंतर अपने संघर्षों को अंजाम देती रही हैं, और यही कारण है कि वो एक समय पर अपने पूरे अधिकारों को प्राप्त करने हेतु निरंतर संघर्ष करती हुई नजर आती है। ये पश्चिमी यूपी की एक बड़ी ही सफलतापूर्व क्रांति है, और यही कारण है कि जो नारीवाद की जो स्वतंत्रता है, नारीवाद के जो अपनी अधिकारों की जो मांग है, जो स्त्री विमर्श के रूप में डेवलप होती हुई दिखाई पड़ती है, वो मांग किस तरीके से प्रारंभिक दौर में जो पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण के हिसाब से हम देख पाते हैं कि कितने संघर्षों के बावजूद वो सारी चीजें स्थापित होती नजर आती है। क्योंकि सामाजिक उत्पादन में स्त्रियों की लगातार बढ़ती भागीदारी ने उनके भीतर मुक्ति चेतना का जो बीजारोपण किया, उसकी पहली मुखर अभिव्यक्ति औद्योगिक क्रांति के दौरान सामने आई। औद्योगिक क्रांति के बाद स्त्रियों के सामाजिक अधिकार एवं स्त्री पुरुष समानता की मांग उठाई गई। इसी समय अधिकांश विचारकों ने स्त्रियों की पराधीनता को मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों का हनन माना। इससे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जो सामाजिक उत्पादन है, जो समाज में उसकी स्थिति है, जो स्त्रियों को छलने की जो प्रवृत्ति है, वो प्राकृतिक रूप से किस तरह से डिफरेंट करके या मानसिक स्तर पर उसे यह बताकर कि तुम पुरुषों से किस तरह से अलग हो, और इस तरह से बताकर इस तरह से बातें कर करके उसके साथ छलाव किया जाता रहा है। तो ये सभी चीजें आगे चलकर जो पुरुषवादी विद्वान है या महिलाएं, जो महिला विद्वत महिलाएं हैं, उन लोगों ने इसकी निंदा की और उसे कहा कि ये निश्चित तौर पर किसी भी मानवीय सभ्यता की कहीं ना कहीं उसके कहीं ना कहीं विनाश की एक पहल है, और इस तरह से कभी भी समाज में न तो समानता स्थापित हो सकती है और न ही एक तरह से सामाजिक वर्चस्वों को हासिल किया जा सकता है। चूंकि स्त्री मुक्ति आंदोलन के इतिहास की शुरुआत अमेरिकी क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई। अमेरिकी क्रांति के दौरान मर्सी वारेन और एबिगेल एडम्स के नेतृत्व में स्त्रियों ने पहली बार सामाजिक समानता के साथ मताधिकार और संपत्ति की मांग करते हुए इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की मांग की। चूंकि तत्कालीन बुजुर्गा वर्ग के एक बड़े हिस्से के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो पाया।
सबसे पहले जो मर्सी वारेन हैं और जो एबिगेल एडम्स हैं, इनके नेतृत्व में महिलाओं का एक जत्था था, वो अपने अधिकारों की मांग के लिए अमेरिका था और फ्रांसीसी जो क्रांतियां थी, उन क्रांतियों में अपनी मांग को उठाते हुए दिखाई पड़ती हैं और यह पहल करती हैं कि किस तरीके से उनके साथ अन्याय होता रहा है, सदियों से उनके साथ छलाव किया जाता रहा है। इसलिए अब उनके साथ संवैधानिक तौर पर असमानता को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए और उन्हें भी वो सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिए, वो सारे पहचान प्राप्त होने चाहिए, वो सारे जो संपत्ति के अधिकार हो, चाहे वो मनुष्य के रूप में एक अधिकार हो, वो सभी उन्हें मिलना चाहिए जिस तरह से पुरुषों को प्राप्त है। तो इस तरीके से लगातार आंदोलन व संघर्ष करने के परिणाम स्वरूप अमेरिका में सबसे पहले 1920 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। तो लगातार एक लंबे समय तक जब संघर्ष करती रही, आंदोलन करती रही, तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले 1920 में अमेरिका में जाकर सबसे पहले स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है और यह उनकी आंदोलन और संघर्ष की सफलता को जाहिर करता है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यूरोप में संगठित स्त्री आंदोलन की शुरुआत हुई। इस क्रांति के दौरान ही स्त्री पुरुष समानता के और स्त्रियों के समान अधिकारों के विचार को अस्वीकार कर दिया, लेकिन स्त्रियों की तत्परता व संघर्ष के परिणाम स्वरूप स्त्रियों को की कानूनी स्थिति में कई महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई पड़ते हैं और यह बदलाव 1791 में एक कानून स्त्री के प्रावधान संबंधी प्रदान किए जाते हैं। इसी तरीके से 1792 में स्त्रियों को कई नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और 1792 में ही एक कानून तलाक के प्रदान करने यानी तलाक देने की प्रक्रिया में प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग कानून है जो स्त्रियों को दिए जाते हैं, यह कानून उन्हें कहीं ना कहीं सशक्त महिला शक्ति या महिला जीवन में अपने को ढालने की ओर प्रेरित करता है और यही कारण है कि महिलाएं अपने को मजबूत बना पाती हैं। 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं की दशा पर एक आयोग गठित किया जिसका उद्देश्य विश्व भर की महिलाओं के लिए सामान्य राजनीतिक, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और समान शिक्षा पाने हेतु अवसर प्रदान करने का अधिकार प्राप्त करवाने की पहल करना था। यानी 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो एक पहल प्रदान की गई, वह चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, उस आधार पे उसे कहीं ना कहीं समान शिक्षा या समान तरीके के जो भी अधिकार हैं वो प्राप्त कराने की पहल करना, ये एक बड़ी पहल के रूप में दिखाई पड़ती है। जब स्त्रियों की जो आंदोलन है या संघर्ष है उससे उसकी मांगों को जब विश्व स्तर या विश्व संगठन पर सुना जाने लगा, जब उनके विचारों को कहीं ना कहीं फलीभूत किया जाने लगा, उनकी मांगों को एक तरह से पहलू के रूप में देखा जाने लगा। 1960 में नारीवाद आंदोलन यूएसए में नए रूप में प्रकट होता है। 1966 में राष्ट्रीय जो महिला संगठन है NOW के तौर पर उसका गठन कर इसे विश्व भर में फैलाने की कोशिश की जाती है, जिसका सार्थक पहल के रूप में देखा जा सकता है। इसका प्रचार प्रसार इतने व्यापक स्तर पर किया जाता है कि 1970 तक आते आते विश्व भर में लगभग 900 महिला संगठन या शाखाएं खुलती हुई नजर आती हैं। यानी कुल मिलाकर 1960 के दशक में आते आते जो महिला आंदोलन की रूपरेखा थी, जो एक छोटे से गुट के रूप में दिखाई पड़ती है, वह 1960 तक आते आते वह व्यापक रूप धारण करती हुई नजर आती है और 1970 तक आते आते विश्व भर में लगभग 900 शाखाएं इसकी स्थापित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। राष्ट्रीय महिला संघ में महिलाओं को लेकर कुछ तथ्य पर विशेष बल दिया गया है, जिसको हम यहाँ पर बखूबी देख पाते हैं कि किस तरीके की बातें यहाँ पर की जाती हैं। और जैसे कि जब महिलाओं को समान वेतन देने की बात की जाती है, महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था, महिलाओं के पदों में तरक्की होना, महिलाओं के लिए राजनीतिक और आर्थिक सत्ता हासिल करने के लिए सभी कानून और सामाजिक बाधाओं को दूर करने की कोशिश करना, अनुपोषित देखभाल केंद्र अर्थात जिन शिशुओं के पोषण में कमी होती है उसके लिए केंद्र खोलना। तो ये अलग अलग पहल जो विश्व संगठन आयोग या
संघ द्वारा किए जाते हैं वो अचानक नहीं घटते, बल्कि महिलाओं का एक लंबा संघर्ष रहा है। और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप ये सारी चीजें उन्हें, उनकी मांगों को कहीं ना कहीं सुना जाने लगा, उनकी मांगों को प्रदान करने की पूर्णतः कोशिश की जाने लगी। तो यह संघर्ष बताता है कि वो कितने परिस्थितियों के बाद, कितने मानकों के बाद उनकी अपनी स्थिति को दिखाता है और प्रदर्शित करता है। अपने अधिकारों एवं मानवीय मूल्यों की चाह को लेकर चलने वाले स्त्री मुक्ति आंदोलन का फैलाव तो बहुत तेजी से हुआ, लेकिन यह नारीवादी आंदोलन कब यौन स्वतंत्रता की ओर भटक गया पता ही नहीं चला। यानी जो संघर्ष अपने स्थितियों को लेकर, अपने पहलुओं को लेकर चला था, अपने अपने कार्यों को, अपनी आजादी को लेकर चला था, अपने अधिकारों को प्राप्त कराने के हेतु लेकर चला था, वह कब एक एक यौन उत्पीड़न या यौन शोषण के पहलुओं में भटकता हुआ नजर आने लगा, इसका एक रूपरेखा हम देख पाते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें दिखाई पड़ती है। इस परिप्रेक्ष्य में जो सुसान बेसनेट ने अपनी पुस्तक फेमिनिस्ट एम्सिपिरियंसेस में लिखा है कि 70 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जो कोई भी अमेरिकी नारीवाद के संपर्क में आई, मैंने पाया कि वे पूरी तरह से लैंगिकता की बातों में ही डूबी हुई है। उनसे बात होने पर बहस महिलाओं के सामने हमेशा उनके यौन जीवन के दौरान आने वाली समस्याओं की ओर मुड़ जाती थी। यौन सुख के प्रश्न असाधारण रूप से महत्वपूर्ण हो गए थे तथा महिलाओं की यौन स्वतंत्रता को ही उनकी मुक्ति मान लिया गया था। यानी जो यौन उत्पीड़न है, यौन शोषण है, यौन उनकी जो लैंगिक आधार पर जो छलाव है, उस छलाव को वो ज्यादा ही प्राथमिकता देने लगी थी। अब उनके जो शोषण के जो पैमाने हैं वो बदलते हुए नजर आने लगे, अर्थात व्यक्तिगत पहलुओं पर ज्यादा बातचीत होने लगी और उन सभी अधिकारों को थोड़ा सा कम तरजीह देने की कोशिश की जाने लगी, जो अधिकार उनके प्रारंभिक दौर में दिखाई पड़ते हैं, जिनकी मांग वो करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से एक जो सही मार्ग पर चलती हुई स्त्रियां दिखाई पड़ रही थी, अपने अधिकारों को मांगते हुए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने हेतु, वो कब दिशा भ्रमित होती हुई नजर आती है और यह दिशा भ्रमित ही उन्हें कई रूपों में बांटती हुई नजर आएगी। तो इसका एक रूप हम देख पाते हैं। तो इस तरह से अपनी पहचान, अधिकार एवं सामाजिक आर्थिक मूल्यों की मांग को लेकर उठा एक सही आंदोलन भटक जाता है और स्त्री पुरुष समलैंगिकता, मुक्त यौनाचार, हत्याएं व आत्महत्याओं के सिलसिले में अपने आप को झोंकता हुआ नजर आता है। क्योंकि आरंभ में स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिलाओं तथा नारीवादियों में मुख्य अंतर यह दिखाई पड़ता है कि पहले वे स्त्रियां लोकतांत्रिक अधिकारों को प्राप्त करने हेतु संघर्ष कर रही थी, लेकिन जिसके अंतर्गत वो शिक्षा, रोजगार के अधिकार हैं, संपत्ति के मालिकाना होने का अधिकार है, मतदान के अधिकार है, संसद में प्रवेश पाने का जो अधिकार है, तलाक के अधिकार आदि जैसे जो खास मुद्दे हैं उसको लेकर दिखाई पड़ती हैं। लेकिन ये अधिकार से कब वो अपने आप को धीरे धीरे एक व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं पर अटकती हुई दिखाई पड़ने लगती हैं, केवल उनकी जो लैंगिक आधार पर जो शोषण है उसमें फंसती हुई नजर आने लगती हैं। क्योंकि ये स्त्रियां कानूनी सुधारों के लिए लड़ रही थी जरूर, लेकिन वह संघर्ष आवश्यक रूप से घर और परिवार के दायरे से बाहर था। लेकिन आज स्त्रियां मात्र कानूनी सुधारों से कहीं आगे बढ़ गई हैं और आज के नारीवाद के जो अंतर्गत है, घर के भीतर स्त्री पर पुरुष के जो दबाव हैं और अधिकार के विरुद्ध, परिवार द्वारा उनके शोषण के विरुद्ध जो संघर्ष हैं, समाज, संस्कृति और धर्म के विरुद्ध दिए गए नीचे दर्जे पर जो उनका स्थान है उसके विरुद्ध, और तथा बच्चों के पैदा करने व उनके पालन पोषण के विरुद्ध जो एक बोझ है, वो उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को पीसते हुए नजर आना, ये तो उनके प्रारंभिक दौर की ये सारी चीजें मांगे थी। लेकिन बाद में ये अधिकार उनसे वंचित होते गए, उनसे छूटते नजर आने लगे और वो सभी अधिकार उनके आसपास दिखाई पड़ने लगते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं में हस्तक्षेप करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह से जो उनका जो स्वरूप है, जो स्त्रियों को
जो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को लड़ने या अधिकारों को प्राप्त करने हेतु जो दिखाई पड़ते हैं, वो अधिकार उनसे दूर होते हुए नजर आते हैं। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो महिलाओं द्वारा किया गया यह आंदोलन जो उनकी मांगों को लेकर दिखाई पड़ता है, उनके अधिकारों को लेकर दिखाई पड़ता है, वो कहीं ना कहीं यौन उत्पीड़न, कामुकता या उनके साथ जो रेप है, जो उनके साथ छलाव है, जो उनका कहीं ना कहीं यौन उत्पीड़न है या लैंगिक आधार पर शोषण है, उसमें भटकता हुआ नजर आता है। तो इस तरह से अगर हम पूरे परिदृश्य का मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि महिलाओं द्वारा किया गया यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में प्रदर्शित होता है। और यह 3 चरण में जो पहला चरण है, जिसको हम 19वीं सदी के अंत या 20वीं सदी के शुरुआत में हम पाते हैं, वो मुख्य रूप से मताधिकार जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राप्त करने तथा कानूनी समानता जैसे संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी जो पहला चरण है वो मुख्य तौर पर उनके अंतर्गत जो कानूनी अधिकार है, जो मताधिकार के जो अधिकार हैं, उसको प्राप्त करने हेतु पहल करता है। क्योंकि पहले चरण में ही समाज द्वारा स्त्रियों की बनाई छवियों को तोड़ने का प्रयास किया गया था, जिसमें कहा गया था कि स्त्रियां स्वभाव से लज्जाशील, मृदुभाषी, कोमल, दयालु, सहृदयी होती हैं। यानी ये एक मनगढ़ंत संरचना उनके जीवन में गढ़ दी गई थी और इससे कहीं ना कहीं उनके साथ छलाव, उनके साथ शोषण किया जाता रहा, उन्हें भावुक स्तर पर कहीं ना कहीं कमजोर किया जाता रहा, उन्हें मानसिक स्तर पर उनके साथ छलाव किया जाता रहा और सदैव उनको गुलाम बनाते हुए उनका शोषण किया जाता रहा, जिसको बाद में जो स्त्रीवादी लेखिकाएं हैं उसे समझती हैं और इस छवि के पीछे के छिपे साजिशों व छलाव को महसूस करती हैं। इसीलिए इन विद्वत लेखिकाओं ने यह स्थापित किया कि स्त्रियों के प्रति इस तरह की जो अवधारणा प्रदान की गई है, उसे शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर व गुलाम बनाने की पहल को प्रदर्शित करती है। सिमोन दे बोवार एक पाश्चात्यवादी विचारक हैं। उन्होंने तो साफ ही लिखा है कि स्त्रियां पैदा नहीं होती हैं बल्कि बनाई जाती हैं, क्योंकि स्त्रियों को इसी तरह से तैयार किया जाता है, बचपन से ही उन्हें इस तरह की सोच से, इस तरह की विचारधारा से कहीं ना कहीं निर्मित किया जाता है, जिससे वो बड़ी होकर भी उसी तरह की कोमलता, दयालुता, सहृदयता जैसे गुणों को कहीं ना कहीं अपने अंदर बसाएं, अपने अंदर डेवलप करें और फिर उसके साथ समाज उसी तरीके से व्यवहार करे जिस तरीके से वह निरंतर अपने को महिलाओं के अंदर देखने की कोशिश करता है। तो स्त्रियों के अंदर इस तरह के जो गुण हैं, जिसमें कोमलता, दयालुता या सहृदयी या मृदुभाषी, जो इस तरह के गुण है वो प्राकृतिक गुण चूंकि नहीं है बल्कि समाज द्वारा इसे थोपा गया गुण कहा जा सकता है। तो ये पहले चरण में इस तरह के गुणों पर जब चर्चा की जाने लगी और यह माना जाने लगा कि स्त्रियों के अंदर इस तरह की चूंकि प्राकृतिक गुण तो नहीं पाए जाते, लेकिन समाज इस तरह से उसे बचपन से ही सिखाता है, बचपन से इस तरह से शिक्षित करता है कि वो सारे गुण को अनवरत पैदा होते रहते हैं, उसे मानसिक स्तर पर तैयार किया जाता है उस तरह से, और बाद में उससे एक मृदुभाषी या रमणीय स्त्री के रूप में बनाया जाता है और फिर उसके साथ अनवरत शोषण किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी चाल जो यहाँ के जो पुरुषवादी मानसिकता है, जो ये समाज है, उसके द्वारा की जाती है। तो ये पहले चरण की एक खूबी दिखाई पड़ती है, जिस पर महिलाएं प्रहार करते हुए, जो स्त्री विमर्श की विद्वत महिलाएं वो प्रहार करते हुए नजर आती हैं। वहीं दूसरे चरण पर यदि हम बात करें तो दूसरा चरण 1960 से लेकर 1980 तक के बीच घटित होता हुआ दिखाई पड़ता है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक असमानता के कानूनी अधिकारों से हटकर लिंग मानदंडों, प्रजनन अधिकारों और कार्य स्तर पर होने वाले भेदभाव जैसे मुद्दों पर जोर देता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये दूसरा चरण है वह स्त्री यौनिकता, गर्भपात, स्त्री शरीर जैसे प्रश्नों पर बहस करता हुआ नजर आता है और स्त्री की यौनिक गुलामी का विरोध करता हुआ दिखाई पड़ता है। यहीं से स्त्रियों की जो स्थिति है, जो उसके जो आंदोलन का स्वरूप है, वो बदलता हुआ नजर आएगा। यही वह समय है जहां मुख्य धारा की कुछ स्त्रियां सेना, मीडिया, स्पोर्ट जैसे अन्य क्षेत्रों में अपनी जगह बना पाती हैं। महिला आंदोलन का यह दूसरा चरण अपनी वैचारिक उग्रता के लिए जाना जाता है। इसी समय नारीवादी की जो अलग अलग रूप दिखाई पड़ते हैं,
जो अपनी अलग अलग सोच के को लिए हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे कट्टरपंथी नारीवादी या मार्क्सवादी नारीवादी, सांस्कृतिक नारीवादी या उदारवादी नारीवादी। तो ये अलग अलग जो नारीवाद की जो पहल है, नारीवाद की जो अवधारणा है, वो हम इसी रूप में यहीं पर हम देखते हैं और पाते हैं कि यहाँ पर वो उसकी अलग अलग स्वरूपगत स्थिति दिखाई पड़ती है। वहीं हम तीसरे जो चरण की बात करें तो 1990 के मध्य से इस आंदोलन की जो चरण है इसका आगाज होता है, जिसमें अश्वेत निम्न वर्गीय जो प्रवासी होते हैं उन्हें मुस्लिम एवं समलैंगिक स्त्रियों को भी जोड़ दिया जाता है। इससे जो स्त्री आंदोलन है उसको व्यापकता प्रदान की जाती है और इस आंदोलन में यौनिकता, सार्वजनिक क्षेत्रों में स्त्रियों की व्यापक भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है। यानी जो पहल छूट जाती है या पहले छूट गई होती है, स्त्रियों में जो भी और भी हाशिए की स्त्रियां हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है और एक व्यापक स्तर पर आंदोलन को स्वरूप प्रदान किया जाता है। इसमें उसके जो सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकार हैं उनको भी शामिल किया जाता है, साथ ही साथ उनकी यौनिकता या जो लैंगिक शोषण का प्रश्न है उसको भी इसमें स्थान दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह चरण अंतर्विरोधों को शामिल करने हेतु नारीवाद विमर्श का विस्तार करता है और यह मानता है कि लिंग भेद अक्सर नस्ल, कामुकता और वर्ग जैसे भेदभाव के अन्य रूपों के साथ प्रतिच्छेद करता है। यानी जो लिंग भेद है, चाहे वो नस्ल के हिसाब से हो या कामुकता के हिसाब से हो या वर्ग के हिसाब से हो, वह किसी भी पुरुष को उस जो नारी के अंदर है वो उसे वस्तु मानने, उसके साथ छलाव करने के लिए प्रेरित करता है। तो यही कहीं ना कहीं उसके अंदर शोषण या अलगाव की जो विचारधारा उसको पैदा करता है और स्त्री पुरुष के जो बीच जो अंतर है, जो उसके बीच असमानता की जो स्थिति है उसको डेवलप करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से पहले चरण से लेकर तीसरे चरण तक के आंदोलन ने स्त्री अधिकारों का एक लंबा सफर तय करते हुए दिखाई पड़ती है। यानी जो स्त्री विमर्श की जो प्रारंभिक दौर है, जो जहां से औद्योगिक क्रांति से लेकर वर्तमान स्थिति तक जो एक पहल दिखाई पड़ती है, वो जो पाश्चात्यवादी जो स्त्री विमर्श धारा है वो किस तरीके से संघर्ष करती हुई नजर आती है और उसमें अपने अधिकारों को लेकर संगठनात्मक रूप से हो या जो मंचीय रूप से हो या आंदोलन के माध्यम से हो या संघर्ष के विविध जो और भी पहलू हैं उनके माध्यम से हो, उस रूप में दिखाई पड़ती है। और आज वर्तमान स्थिति में उसकी स्थिति एक अलग ही रूप में दिखाई पड़ती है, क्योंकि आज स्त्री विमर्श अपने प्रमुख आंदोलनों एवं संघर्षों के अलावा संगठनात्मक कार्यों के तौर पर अपनी मांगों को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है। प्रस्तुत संगठनों द्वारा स्त्रियों की आम मांगों को लेकर अलग अलग देशों में और विश्व स्तर पर सक्रिय विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्त्री संगठनों के साथ कार्यवाहियों की भी कोशिश की जा रही है और उन्हें जागरूक बनाने हेतु एकजुट होकर लड़ने की कोशिश की जा रही है तथा साथ ही साथ कुछ सकारात्मक पहलुओं की ओर भी ध्यान देने की कोशिश की जा रही है, जो स्त्रियों की अस्मिता और मानवीय मूल्यों को प्राप्त कराने हेतु उचित कार्रवाई के रूप में परिणित किया जा सके। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्त्री की जो लड़ाई है, जो स्त्री की अपनी अस्मिता की या अधिकारों को लेकर जो लड़ने की एक जो पहल है, जो शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं शुरू होते हुए दिखाई पड़ती है, वो पहल किस तरीके से आज एक विकट और विस्तृत रूप को धारण करते हुए नजर आती है। आज उसकी स्थिति न केवल राष्ट्रीय मंचों पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बखूबी चर्चा का विषय बनी हुई है और इस तरीके से आज उसकी मांगों को विश्व स्तर पर माना जा रहा है। उसके बातों को चाहे वो देश के लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो देश के और भी कोई मंच हो, वहां पे भी उसकी चर्चा परिचर्चा की जा रही है। तो विभाजन होने के बाद भी जो लिंग भेद एवं पितृसत्तात्मक वर्चस्व तोड़ने का जो संकल्प नारीवादी आंदोलन
में कहीं ना कहीं एक रूपता बनाए हुए दिखाई पड़ती, ये उसकी एक बड़ी पहल है कि इतने विभाजन होने के बाद भी, अलग अलग गुटों में बढ़ जाने के बाद भी, चाहे यौनिकता को लेकर, चाहे वो अपने अधिकारों को लेकर, चाहे वो कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर, चाहे वो मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर, चाहे वो सांस्कृतिक विचारधारा को लेकर, तो इस तरीके की अलग अलग गुटों में बढ़ जाने के बाद भी वो कुछ बिंदुओं के स्तर पर वो महिलाओं को एक मंच पर कहीं ना कहीं उपस्थित करते हुए नजर आती है। और वह मंच है जैसे कि पितृसत्तात्मक या लिंग भेद के मंच, यानी समाज में जो उसके साथ लिंग भेद का जो अंतर है, जो पुरुष स्त्री पुरुष के बीच के जो विभेद है, उस स्तर को लेकर, उस बिंदु को लेकर, या पितृसत्ता की जो पहलू है, चाहे वो एशिया के देशों में देखने को मिलता हो, तो इन सभी बिंदुओं को लेकर कहीं ना कहीं स्त्रियां आज एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं और इस तरीके से अपनी मांग को पूरे देश में फैला रही हैं। तो निश्चित तौर पर स्त्री विमर्श के ये ऐतिहासिक परिदृश्य को हम भली भांति समझ पाते हैं और देख पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्लास है, इसके माध्यम से निश्चित तौर पर जो ऐतिहासिक परिदृश्य में जो पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण है स्त्री विमर्श की, उसे समझने में एक बखूबी समझ उत्पन्न हुई होगी। आपको इससे ज्ञानवर्धन जरूर मिलेगा। यदि किसी तरह की कोई समस्या इसमें उत्पन्न होती है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से कहीं ना कहीं इत्तला कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। इस पे जरूर आपके उन प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। एक निवेदन, यदि आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे तथा अन्य मित्रों तक इसकी पहुंच जाए, अन्य मित्रों तक भी इसका फैलाव हो पाए, इसके लिए आप शेयर करना भी ना भूलें। पुनः हम एक नए टॉपिक के साथ आप सबको के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।